हमेशा मीठे अल्फाज बोलो ताकि कभी अल्फाज वापस लेने पड़े तो कड़वे ना लगे। जो मुतालिबात इन्होंने रखे हैं पीटीआई में, मेरे ख्याल में वो नाकाबिल अमल है। We decided कि we want to do something that has not been done before. We're just trying to make a change. Whoever wants to sign up. ख़वातीन को कारोबार करने के लिए इंकरेज किया जाए। फिल्म पे सेशन होगा, म्यूजिक पे सेशन होगा, थिएटर पे सेशन होगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। दुनिया बोल है के साथ मैं हूँ सोनिया सुंदर। प्रोग्राम का आगाज अच्छी बात के साथ। बुजुर्ग कहते हैं कि हमेशा मीठे अल्फाज बोलो ताकि कभी अल्फाज वापस लेने पड़े तो कड़वे ना लगे। यानी आप कितने ही बड़े ओहदे पर क्यों ना पहुँच जाएं, मगर आपकी ज़बान से अदा किए हुए जुमले आपके ग़ुलाम ना हो कि आप उन्हीं लफ्ज़ों और जुमलों में उलझ के रह जाएं, क्योंकि ज़बान से निकली हुई बात और कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आते। इसी अच्छी बात के साथ नजर डालते हैं बड़ी खबर पर। ताजिरों की अपील काम कर गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई को एहतजाज से रोक दिया। वजीर दाखिला को मामलात मुज़ाकरात से हल करने का हुक्म। मोहसिन नकवी और पीटीआई वफद में आज हतमी फैसला होने का इम्कान। सियासी मैदान में क्या कुछ होने वाला है, प्रोग्राम में बताएंगे आज। दिफाई नुमाइश आइडियाज़ का आज आखिरी रोज। सीव्यू पर फिजा में लड़ाका तैयारों की घनगरज के बाद जमीन पर अल्लाह अकबर की सदाएं और समंदर सतह में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। निशान पाकिस्तान पर तीनों मसला अफवाज अपने जंगी असासों के साथ शरीक हुई। दिफाई नुमाइश की झलकियां भी प्रोग्राम में हिस्सा बनेंगी। ख़वातीन के लिए हर मुमकिन मौके पैदा करने का मिशन। अदम मसावात के खात्मे के लिए नेहा इलाही और महगुल उमर गामजन खैरुन्निसा की बानी नौजवान सोशल इंटरव्यूज़ पर खुसूसी मुलाकात करेंगे आज। और सक्खर के बॉडी बिल्डर्स की दुनिया भर में धूम। वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया। फ़ख्रे पाकिस्तान यूसुफ अवान आज होंगे दुनिया बोल है में हमारे मेहमान। प्रोग्राम के आगाज में सियासी मैदान से आपके साथ अहम खबर शेयर करते हैं। 24 तारीख के एहतजाज के लिए केपीके की हुकूमत वफाक से ताउन करती दिखाई नहीं दे रही है। कल भी वफाकी वज़ीर दाखिला ने 2 टोक कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला और बानी पीटीआई से जेल में मुलाकातें कर रहे हैं, मगर फिल वक्त एहतजाज मौखर करने की कोई खबर नहीं आई है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि वो ज़ाती तौर पर मुज़ाकरात के हक़ में नहीं है, लेकिन धमकियों से बातचीत का कोई तरीका नहीं होता है। इजाज़तनामे के बगैर जलसा नहीं करने दिया जाएगा। वज़ीर दिफा का भी अहम बयान सामने आया है कि ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बानी पीटीआई की रिहाई का अभी कोई इम्कान नहीं है, अलबत्ता तहरीक इंसाफ अब राह फरार ढूंढ रही है। पीटीआई सर तोड़ कोशिशें कर रही है कि 24 नवंबर का एहतजाज ना करना पड़े। वज़ीर दिफा का कहना था कि अली अमीन गंडापुर पर और बानी पीटीआई की मर्जी से ही जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में है। सियासी मैदान में क्या कुछ होने वाला है, इस पर मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इख्तियार वली खान साहब, और इनको हम शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो सर। बहुत शुक्रिया सुबह सुबह हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि 24 तारीख का एहतजाज होता दिखाई दे रहा है या फिर अब पीटीआई इस पोजीशन में दिखाई नहीं दे रही है कि लोगों को बाहर लाया जा सके? थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में दावत दी। 24 नवंबर की जो कॉल है, ये इसकी पहले से आवाज़ मार्केट में यही निकल गई थी कि ये मिस कॉल है, और मुझे ये ऐसा नहीं लगता कि ये कहीं जो है तो इसको कोई कामयाबी मिलेगी। उसकी काफ़ी सारी वजूहात हैं। एक तो जो मुतालिबात इन्होंने रखे हैं पीटीआई ने, मेरे ख्याल में वो नाकाबिल अमल है, बल्कि नाकाबिल फ़हम भी। उस पर बात भी नहीं हो सकती। पीटीआई चाहती है कि 26वीं आईनी तरमीम को रिवर्स किया जाए, मुमकिन नहीं है। पीटीआई चाहती है कि आप इलेक्शन 2024 को रिवर्स करें, नामुमकिन है। पीटीआई कहती है कि आप अदालत, इंसाफ, कानून, दलील, वकील, सबूत सब कुछ छोड़कर इमरान खान को इसी तरह छोड़ दें, नामुमकिन है। अब पहले इन्होंने बात करनी थी, ये कहते होते थे कि हमने आर्मी चीफ से बात करनी है, तो मेरे ख्याल में वो उनको जवाब मिल गया है
कि आर्मी जो है वो हमारी फौज, उन्होंने खुद को सियासी मामलात से अलग थलग कर दिया है और बिलाखिर इनको पॉलिटिकल पार्टीज के साथ और पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ बैठना पड़ रहा है। तो अब पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठकर ये जो जेन्युइन बातें हैं उस पर बात हो सकती है, डायलॉग हो सकती है। दूसरे, इनकी तैयारी नहीं है। अली अमीन गंडापुर ने, जहां तक इनकी तैयारी की बात है, तो उन्होंने पहली मुलाकात में, जो अभी 2 दिन पहले इनकी मुलाकात हुई थी अपने बानी पीटीआई इमरान खान से, तो उनके साथ मुलाकात में उनको कह दिया कि पंजाब की कोई तैयारी नहीं है, बलूचिस्तान की कोई तैयारी नहीं है, सिंध से कोई नहीं आ रहा, यहाँ तक कि पंजाब में कोई तैयारी नहीं है। तो सारा बर्डन खैबर पख्तूनख्वा के शोल्डर पर डालना ये बहुत ज्यादती है। दूसरा, आपने देख लिया होगा कि आज नंद और भावज ने एक दूसरे के खिलाफ संभाल लिए हैं। जो अलीमा बीबी ने बयान दिया कि जी, वो तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं अख्तार साहब, बट वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कल साफ साफ कहा है कि वो ज़ाती तौर पर मुज़ाकरात के हामी हैं, लेकिन किसी को बग़ैर इजाज़त, जलसे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ऐसे में सबसे बड़ा मसला KPK का है, क्या नवाज़ लीगी की सूबाई इंतज़ामिया के ही इंतज़ामिया जो है वो राब्ते में है? देखिए, हमारी जो अपोजिशन लीडर हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में वो मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। जहाँ तक ज़रूरी होता है असम्बली बिजनेस के लिए और दीगर मामलात के लिए, फिर एपेक्स कमेटी जैसे मामलात आते हैं, तो फिर ज़रूर हमारा राब्ता भी होता है। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल डिस्कनेक्टेड हैं। और अली अमीन खान जो हैं, तो उनके साथ राब्ते हमारे मुख्तलिफ फोरम्स पर होते हैं, चलते रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपने बात की मोहसिन नकवी साहब की, वजीर दाखिला की, तो वजीर दाखिला ने जो बात की है, उन्होंने इन बातों को इंश्योर कराने के लिए चीफ सेक्रेटरी को खत लिखा है कि जिस तरह गुज़श्ता एहतजाज में ये लोग रेस्क्यू 1112 के क्रेने लेकर आए, उनके एम्बुलेंसेस लेकर आए, उनके फायर ब्रिगेड गाड़ियां और काफ़ी सारा मवाद उनका उठा के ये लोग ले आए हैं। और दूसरा ये कि इस वक्त रेस्क्यू 1112 का जो ऑफिस है उसको पीटीआई की सोशल मीडिया का हेडक्वार्टर बनाया गया है। मतलब अगर इस वक्त कोई रेस्क्यू का काम आ जाए तो खैबर पख्तूनख्वा में जो रेस्क्यू डिपार्टमेंट है वो अवाम की रेस्क्यू के लिए नहीं है, लेकिन वो पीटीआई की रेस्क्यू के लिए काम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को जो लेटर लिखा है वो इस तनाजुर में और इस कॉन्टेस्ट में लिखा हुआ है कि सरकारी वसाइल को, सरकारी गाड़ी, जी बिल्कुल अख्तार साहब। लेकिन वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भी ख्याल है ना कि अब पीटीआई एहतजाज से राह फरार इख्तियार कर रही है, लेकिन हमारे पास जो इतलात हैं वो बैकडोर मुज़ाकरात की हैं कि बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं। और कुछ हलकों का ये भी मानना है कि बाकायदा मुज़ाकरात का आगाज़ 3-4 दिन पहले ही हो चुका था। क्या आप तस्दीक करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मुज़ाकरात इनके साथ आज चौथा दिन है हमारे शुरू हैं। टॉप लीडरशिप के लेवल पर हो रहे हैं। जिम्मेदार लोग एक तरफ से भी हैं, दूसरी तरफ से भी हैं। और दूसरी बात यह है कि ख्वाजा आसिफ ने जो बात की है उन्होंने बजा फरमाया है कि ये इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी का जो जहाज़ है वो एयरपोर्ट पर, आप समझ लें रनवे पर टैक्सी कर रहा है और आपका जहाज़ इस वक्त उड़ान भरने के लिए तैयार है। वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जिसको पीटीआई 22,000 पॉइंट्स पे छोड़ के गई थी, आज वो 98,000 पॉइंट पे पहुंच चुकी है। और इसके अलावा मूडीज, फैच, IMF, वर्ल्ड बैंक, कोई ऐसा इदारा नहीं है जो आपकी एमर्जिंग और आपकी ग्रोइंग इकोनॉमी की तारीफ नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया हैरान है कि जो आपकी महंगाई का तनासुब है, उसका जो रेट है इन्फ्लेशन का, वो आपका कम होकर 36 से 6.9 पे आ चुका है। आपका जो GDP ग्रोथ है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं और आपके जो रेमिटेंसेस हैं उसमें रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। तो ऐसी हालत में मेरे ख्याल में अगर एहतजाज एक बार हो तो उसमें कोई कबाहत नहीं है। ये पॉलिटिकल मुल्क है, जमहूरी माशरा है, एहतजाज आप कर सकते हैं, जलसा करें, रैली करें, बट यार हर जुमेरात को, हर पीर को, हर जुमे को एहतजाज, हर जुमे को आप बोलें कि मैंने डी चौक बंद करना है, हर जुमे को आप बोलें कि मैं आ रहा हूँ और शाराए दस्तूर जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, पूरे मुल्क में पहिया जाम कर देंगे, तो ये एहतजाज नहीं है, ये पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक राइट्स की एक्सरसाइज नहीं है। दिस इज समथिंग, ऐसा लगता है कि पीटीआई जो है तो वो किसी बैरूनी एजेंडे पर अमल कर रहा है और हम समझते हैं कि इसमें
वो कुव्वतें जो सीपेक की दुश्मन हैं, वो कुव्वतें जो हमारी गवादर पोर्ट की दुश्मन हैं, वो कुव्वतें जो पाकिस्तान की बढ़ती और ग्रोइंग इस वक्त एमर्जिंग इकोनॉमी की दुश्मन है, ये पीटीआई शायद उनके एजेंडे पर अमल कर रहा है। तो मेरे ख्याल में जो उन्होंने कहा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। बहुत बहुत शुक्रिया इख्तियार वली खान साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। और वो कह रहे थे कि भाई एहतजाज करें, लेकिन बार बार एहतजाज करना जो है वो एहतजाज की कॉल देना मुनासिब नहीं। लेकिन खैर हम चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब। कराची एक्सपो सेंटर में आप सभी को पता है कि नुमाइश का जो है वो आगाज़ हुआ था और अब तब वो इख्तिताम को पहुंचने वाली है और आज आखिरी जो है उसका रोज़ है। कल साहिल समंदर पे निशान पाकिस्तान पर भी खूबसूरत परेड और फ़ज़ाई नुमाइश में लड़ाका तैयारों की घन गरज देखने को मिली भाई, ज़बरदस्त तरीके की। अच्छा, जो मेरे को होस्ट हैं फैसल, वो भी जो है वहाँ पर मौजूद थे एक्सपो सेंटर में, उन्होंने वहाँ का विज़िट किया। क्या ज़बरदस्त दिफाई नुमाइश थी, उन्होंने क्या क्या देखा, आइए हम मिलकर देखते हैं। आइडियाज़ 2024 कराची में इस वक्त पूरी आबोताब के साथ जारी है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं फ़ख्रे पाकिस्तान JF-17 और भी ऐसे कई शाहकार हैं जो पाकिस्तान की अफवाज के यहाँ पे इस बार शोकेस किए। पाकिस्तान की दिफाई लाइन को मजबूत से मजबूत तर बनाने में हमारी हैवी इंडस्ट्रीज़ का एक बहुत बड़ा हाथ है और हम जिस हॉल में मौजूद हैं, मेरे सीधे हाथ पे वो टैंक हैं कि जिन्होंने कभी पड़ोसी मुल्क के टैंकों का कब्रिस्तान बनाया चविंडा में और कभी दुश्मन पे धाक बिठाई है। हैवी इंडस्ट्रीज़ टेक्सटिला के हॉल में मौजूद हैं हम और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हमजा साहब। हमजा साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, क्या हाल है आप? थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो प्लीज़ टॉक मी थ्रू हमारी जो खुद इन्हिसारी एंड टैंक्स की और इनके बारे में थोड़ा। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सटिला सिंस इट्स इंसेप्शन फ्रॉम 1971 इज़ कंट्रीब्यूटिंग इन डिफेंस प्रोडक्शन और out of all the products we have, our flagship product is Tank Haider. But before going to Haider, I'll go to Al Zarar first. So Al Zarar जो कि हम HIT सिर्फ न्यू मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा, but we're also contributing in supporting Pakistan Defence in upgradation solutions. Al Zarar upgraded version जो हमारे पास खड़ा हुआ है, इसमें enhanced protection है and it is with customizable options। हम इस पर ड्राइवर ऑब्जर्वेशन सिस्टम लगा सकते हैं, इसमें रिमोट कंट्रोल वेपन सिस्टम है और इस तरह के डिफरेंट एडवांस सिस्टम्स हैं जो हमने इस पर मुतारिफ करवाई हैं। दैट इज़ वाई वी कॉल इट अल ज़रार अपग्रेड। तो बर्री फ़ौज के ज़ेर इस्तेमाल जो कुछ था वो हमने आपको दिखाया फ्रॉम HIT टू द अदर कंपार्टमेंट्स एज वेल। अब हम बात करेंगे पाक फ़िज़ाइया की। जब भी पाक फ़िज़ाइया की बात करते हैं, मोटो हमारे जहन में गूंजता है सहरास्त के दरियास्त बाला और परमास्त। जिस तरीके से ये जंग और जंग करने के तरीके मॉडर्नाइज होते जा रहे हैं, अब हम 5th जनरेशन वॉर में जा रहे हैं। पाकिस्तान की फ़िज़ाइया इस 5th जनरेशन वॉर पे किस तरीके से तैयारी कर रही है, AI जो है उसको पाकिस्तान एयरफोर्स कैसे इस्तेमाल कर रही है। लेट्स टॉक टू एयर कमोडोर सलमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। सलमान साहब, ज़माने के अंदाज़ जो है वो बदले जा रहे हैं, नया राग है, साज बदले जा रहे हैं, इसी तरह जंगी साजो सामान जो है वो भी तब्दील से तब्दील तर होता जा रहा है। एक वक्त था कि जब बहुत ही मिनिमम डिटरेंस के साथ पाक फ़िज़ाइया अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को भी उसके दांत हम खट्टे कर रहे थे। हमने देखा स्विफ्ट रिटॉर्ट में भी हमने दोबारा से वही अमल अपनाया। बट नाउ द वेज ऑफ वेजिंग द वॉर एंड वेज ऑफ फाइटिंग अ वॉर इज़ चेंजिंग। पाक फ़िज़ाइया किस तरीके से इन बदलते चैलेंजेस से मुकाबला कर रही है? व्हाट्स द यूज़ ऑफ AI इन एयरफोर्स? जी देखिए, सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे उस वक्त हाथ डाला व्हेन इट वाज़न्ट इवन ऑन द रेडार। 2 साल पहले लोगों को AI का पता चलना शुरू हुआ ChatGPT की वजह से, बट बिफोर उससे 2 साल पहले वी वर ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट। वर्किंग क्या, वी ऑलरेडी एट अ सेंटर इन इट। तो इसलिए आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स कितना फॉरवर्ड लुकिंग इदारा है, हमारी लीडरशिप कितनी डायनामिक है कि उन्होंने उतना पहले इस चीज़ को इन्विजन किया। अब जहाँ तक आपने बात की कि हाउ आर वी यूजिंग इट, कहाँ हम इस्तेमाल करें, किन शोबों में, तो सबसे पहले तो हमारे ऑपरेशन जिसमें फ्लाइंग, एयर डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इंटेलिजेंस, सर्विलेंस, रिकॉनेसेंस, इंजीनियरिंग, R&D, मेंटेनेंस, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, फिर कमांड कंट्रोल, कम्युनिकेशंस, इंटेलिजेंस, फिर लॉजिस्टिक्स, उसके बाद पर्सनल ट्रेनिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी, यानी अक्रॉस ऑल डोमेन्स पाकिस्तान एयरफोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल कर रही है। तो अब हम ज़रा बात करते हैं कि जदीद एवियोनिक सिस्टम है वो किस तरीके से इंटीग्रेट हम कर रहे हैं। तो हमारे साथ अज़हर साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अज़हर साहब, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर, क्या सिस्टम है ये, पहले तो ये बताएं, और किस तरीके से काम करता है? जिधर आप खड़े हैं ये हमारा फाइटर एयरक्राफ्ट का प्रोग्राम है PFX।
ऑलरेडी आप लोग JF-17 प्रोग्राम से वाकिफ़ हैं, जो कि हमने चाइना के साथ शराकतदारी में जॉइंट वेंचर के तौर पे किया। अल्हम्दुलिल्लाह PFX के ऊपर पूरा हमारा अपना कंट्रोल है, हमारा अपना पूरा ये प्रोग्राम है, जो कि ख़ुद एयरफोर्स फ्राम द प्लेटफॉर्म ऑफ नेशनल एयरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क NASCAP के प्लेटफॉर्म से इस प्रोग्राम को करेगी। जदीद दौर में ड्रोन, चाहे सर्वेलेंस हो, चाहे अटैक हो, चाहे रिकॉनेसेंस हो, बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल हो चुकी है। ड्रोन सुनते ही हमारे जहनों में अमेरिका इराक़ या अमेरिका अफ़गान वॉर आती है, लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तान की ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है अब वो किसी से ढकी छुपी नहीं रही है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं शाकार शापर 3, और शापर 3 इतना ज़्यादा अहमियत का हामिल हो चुका है, वो इतना ज़्यादा, एक तो वो 3000 से लेके 4000 के एल्टीट्यूड तक फ्लाई कर सकता है। उसके साथ साथ शापर 3 इज़ के वो हवा से फ़िज़ा को भी मार कर सकता है इन मिज़ाइल्स के थ्रू। और इसके साथ साथ जो टॉर्पीडोज़ है ना, सबसे जो मुझे बेस्ट इसका फीचर लगा है, द टॉर्पीडोज़, जो कि आप दोस्त को निशाना बना सकते हैं। दिस इज़ दी सेलिएंट, द की फीचर ऑफ शापर 3। जिसने ये बनाया है उसके CEO असद कमाल हमारे साथ मौजूद हैं। असद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। इट्स अ प्लेजर मीटिंग यू फाइनली। असद साहब, पहला ही सवाल, शापर 3 शाकार है गिट्स का, ना सिर्फ गिट्स का बल्कि पूरे पाकिस्तान का। प्लीज़ टॉक मी थ्रू अबाउट इट, क्या क्या इसमें एडवांसमेंट है एज़ कम्पेयर टू 1 and 2? सबसे पहले जी क्रेडिट गोज़ टू द इंजीनियर्स, द पीपल हु मेड दिस, और 25 साल का हार्ड वर्क है फ्रॉम वन प्लेन टू अनदर, और 100% अल्हम्दुलिल्लाह मेड इन पाकिस्तान टेक्नोलॉजी। सो वी आर वेरी प्राउड कि आज हम इसको अनवील कर रहे हैं। अब शापर 3 जी हमारे लिए स्टेट ऑफ द आर्ट बर्ड है। इट कैन फ्लाई टू एन एल्टीट्यूड ऑफ 35,000 फीट। 30 घंटे तक ये एयरबॉर्न रह सकता है विदाउट एनी रिफ्यूलिंग, और 2500 किलोमीटर इसकी रेंज है। इसका एम होता है कि जो हाई वैल्यू टारगेट्स होते हैं ना, एक बंदा है, 2 बंदे हैं, 4 एक जीप में जा रहे हैं, उनको तबाह करना, हाई वैल्यू इंसर्जेंट्स को तबाह करना। तो इसके अलावा आप, और जैसे ये पड़ा हुआ है रासूब, दिस इज़ अ क्रूज़ मिज़ल, तो आप इसको बॉर्डर के तक लेके जाएं या अंदर लेके जाएं, फिर वहाँ से इसको लॉन्च करें, तो 250 क्रूज़ मिज़ल की अपनी रेंज है। प्लस क्रूज़ मिज़ल जो है इसके अंदर टेरेन मैचिंग होती है, स्किम कर सकता है। इट इज़ वेरी हार्ड टू पिक अ क्रूज़ मिज़ल थ्रू अ रेडार। आपने जो अभी देखा, देयर वाज अ फीमेल जिनके हाथ में एक G3 गन है, और वो अभी तो हम इस सेटअप में, बट बेसिकली वो अपने उस जो विज़न उनका है वो ये सारा आ रहा है। हमने एरोप्लेन्स की सिमुलेशन तो देखी है, बट दिस इज़ अ वेरी ब्रिलियंट सिमुलेशन। डिफेंस प्रोडक्शंस की स्टार्टअप्स हो रही हैं, तो ऐसे ही एक स्टार्टअप निमार स्टूडियो से नकी हमारे साथ मौजूद है। नकी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड एंड आई एम वेरी एक्साइटेड एंड वेरी प्लीज्ड के जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो अब जो डिफेंस प्रोडक्शंस है उनके स्टार्टअप्स में भी आ रहे हैं। तो प्लीज़ टॉक मी थ्रू दिस कि ये क्या है और व्हाट इज़ दिस हैपनिंग? Basically, this is a 360-degree VR treadmill. This is one of its kind that allows not just to walk, run, but also to crouch and crawl, because these positions are the ones that are required for the soldiers to be trained. In short, आपका soldier physically एक जगह पर रहता है, लेकिन virtually वो soldier पूरे के पूरे terrain map में घूम फिर सकता है। You know, आजकल के ज़माने में जितनी सिक्योरिटी के मामलात हो चुके हैं, ये जो बेबीज़ हैं, दीज बुलेट प्रूफ बेबीज़, इनका जो है पूरी दुनिया में इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। सो खुर्रम हमीदानी CEO हमारे साथ मौजूद है। खुर्रम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे अच्छी चीज़ जो देख रहा हूँ ना मैं इसकी, जो आपने बिल्कुल इसके जो माथा है उस पर लिखा है मेड इन पाकिस्तान, ज़रबे हैदर। दिस इज़ सो क्लोज टू माई हार्ट। प्लीज़ टॉक मी थ्रू दिस मशीन। सर, ये हमने पाकिस्तान में पूरी गाड़ी बनाई है। इसको टोयोटा चैसिस इंजन पे बनाया गया है, इसको अपार्टमेंट किया गया है टोयोटा चैसिस इंजन को लेके, 2.8 4x4 चैसी को लेके। इसकी सबसे खासियत ये है कि इसको कॉस्ट इफेक्टिव सलूशन बनाया गया है आजकल की नीड को नज़र में रखते हुए। इसको हम स्मार्ट APC कह रहे हैं। स्मार्ट, इसमें स्मार्ट फीचर्स डाले गए हैं, जिसमें थर्मल इमेजिंग भी है, 360 डिग्री कैमरा भी है, इसकी चैसी रीइंफोर्स की गई है, इसका क्लच, हैवी ड्यूटी क्लच लगाया गया है, इसके इंजन को की जो परफॉर्मेंस है उसमें परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट चिप लगाई गई है, टायर्स के अंदर रन फ्लैट इंसर्ट लगाए गए हैं, और अपग्रेड सस्पेंशन और ब्रेकिंग सिस्टम लगाया गया है। आपने अक्सर देखा होगा मूवीज़ में, ड्रामाज़ में, कि जब कभी भी कोई जंग होती है और कोई नहर पार करनी होती है तो ये ब्रिज जो है वो बड़ी ही कलीदी किरदार अदा करता है। वन
हेल ऑफ अ ब्रिज, और इसके साथ साथ मैं देख रहा हूँ दीगर चीज़ें भी हमारे साथ मौजूद हैं। वॉरफेयर्स में देखते हैं, वेपनरीज में हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, बट ये जो कम्युनिकेशंस होती हैं ना, ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती हैं। आपके राइट पे जो फ्लोट्स नज़र आ रहे हैं, ये टेम्प्रेरी क्रॉसिंग के लिए, किसी जगह पर नदी में कोई पुल नहीं है तो ये फ्लोट्स जोड़ के आप लगाते हैं। आपके जो राइट साइड पे जो क्रेन है, ये एक वन क्रेन फॉर मल्टीपल अटैचमेंट्स है। इसकी अटैचमेंट तब्दील करें, आपको फोक लिफ्टर की पैलेट अटैचमेंट हो जाएगी, आप इसको चेंज करें वर्क बास्केट बन जाएगी। आपकी अटैचमेंट चेंज करें कार लिफ्ट, इट हैज़ हैविंग 56 अटैचमेंट्स। इसके हमारे ऑर्डर्स आ चुके हुए हैं श्रीलंकन आर्मी को, और आज़रबाईजान इज़ ऑल्सो इंटरेस्टेड इन गेटिंग दिस। आइडियाज़ 2024 एक मरतबा फिर इस चीज़ की गमाजी करता है कि पाकिस्तान में दिफाई सलाहियतें भरपूर हैं, बेपनाह हैं। डिफेंस प्रोडक्शन में पाकिस्तान किसी भी मुल्क से कम नहीं है। सबसे अहम चीज़ इस बार की दिफाई नुमाइश में ये थी कि पाकिस्तान बर्री अफवाज, पाक फ़िज़ाइया और पाकिस्तान नेवी ख़ुद इन्हिसारी पे जा रही है, सेल्फ डिपेंडेंसी पे जा रही है। हम ना सिर्फ ये तमाम तर डिफेंस प्रोडक्शंस बना रहे हैं, बल्कि इनकी ओवरऑलिंग और इनकी मैनेजमेंट से लेके इनकी रिपेयरिंग तक भी खुद कर रहे हैं। आइडियाज़ 2024 की कहानी फैसल करीम की ज़बानी, वाह मैंने क्या शेर अर्ज़ किया है। लेकिन क्या ज़बरदस्त नुमाइश है, देख के मज़ा आ गया। और कराची वालों, आज लास्ट डे है, सो जिन्होंने नहीं देखा है वो ज़रूर जाके देखें कि पाकिस्तान कहाँ पहुँच चुका है। इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आना है और देखना है कि प्रोग्राम में क्या क्या है। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक जनाब, उम्मीद करती हूँ आपका दिन बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। ख़वातीन हमारे माशरे का वो हिस्सा हैं जिन्हें बाइख्तियार बनाना वक्त की ज़रूरत भी है और ख़ुद ख़वातीन का हक़ भी है, क्योंकि इन्हें बाइख्तियार किया जाना चाहिए। इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए और अमली जामा पहनाने के लिए बहुत सी एनजीओज़ हैं जो काम कर रही हैं, नेशनली और इंटरनेशनल भी। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी नौजवान ख़वातीन भी मौजूद हैं जिन्होंने औरतों को मकाम पहुँचाने के लिए अपना कदम बढ़ाया है और वाकई कुछ कर दिखाया है। महगुल उमर और नेहा इलाही, ये दो लड़कियां, छोटी छोटी लड़कियां हैं, क्यूट सी, इस मुश्किल टास्क को लेकर निकली हैं और खैरुन्निसा फाउंडेशन के जो सफ़र का है इन्होंने आगाज़ किया है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। खैरुन्निसा एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अपनी मदद आप के तहत ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए काम कर रही है। ख़वातीन को माली ताउन भी फराहम किया जाता है और इनकी तालीम व तरबियत के लिए भी मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स पर इन्होंने स्टार्ट किए हैं। काबिल तारीफ़ हैं दोनों बच्चियाँ। आएँ सीधा इन्हीं के पास चलते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, मैं आपको बता दूं कि मेरे जो राइट पर इस वक्त बैठी हैं ये हैं महगुल, और जो मेरे लेफ़्ट पर हैं वो हैं नेहा। सो मुझे बताइए नेहा, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप अभी दोनों बहुत छोटी हैं, नाज़रीन आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये सिर्फ ए लेवल्स की बच्चियां हैं। तो सबसे पहले तो मेरे लिए यही बड़ी चौंका देने वाली बात थी कि इतनी कम उम्री में इतना अच्छा सोचना, ये कैसे आइडिया आया, कैसे इम्प्लीमेंट किया, ज़रा प्लीज़ बताइए। सो लास्ट ईयर हमने रिसेंट केस आया हुआ था नूर मुकद्दम का, तो मी एंड मागुल वर जस्ट सिटिंग एंड डिस्कसिंग, एंड हमारे दोस्त भी सारे बैठे हुए थे एंड वी वर डिस्कसिंग कि पाकिस्तान इज़ अ वेरी पेट्रियार्कल सोसाइटी, और मतलब यू नो औरतों के मतलब हकूक़ सारे कुछ नहीं होता। देन वी डिसाइडेड कि वी वांट टू डू समथिंग दैट हैज़ नॉट बिन डन बिफोर। ठीक है, वी वांट टू टारगेट, जैसे खैरुन्निसा टारगेट्स 3 चीज़ें हैं। एक पर्सनल हेल्थ एंड हाइजीन टारगेट करती है, डोमेस्टिक वायलेंस ऑफ विमेन टारगेट करती है, विमेन एम्प्लॉयमेंट इन पर्टिकुलर टारगेट करती है। तो वी डिसाइडेड कि वी वांट टू एडवोकेट फॉर चेंज, वी वांट टू डू समथिंग जो अभी तक औरतों के लिए नहीं हुआ इन स्पेसिफिक, एंड स्पेशली इन पाकिस्तान वी वांटेड टू डू इट फॉर विमेन जो देहात से हैं, जो झुग्गियों में है। वी वांटेड टू डू फॉर दोज पर्टिकुलर इन विमेन। तो दैट्स हाउ द आइडिया स्टार्टेड, एंड अभी इसी नवंबर में वी हिट 1 ईयर। तो कंग्रेचुलेशंस, मतलब कि एक एनिवर्सरी यहाँ पर मौजूद है, तो बहुत अच्छी बात है। ये बताइए महगुल कि अभी हम ऑफ एयर बात कर रहे थे, मुझे पता चला कि दोनों जो हैं ये चाइल्डहुड बडीज़ हैं, बचपन की सहेलियां हैं। सो ये तो ज़्यादा कंफर्ट जोन आ जाता है ना कि आप अंडरस्टैंड भी करते होते हैं। सो सिर्फ आप दोनों ही हैं इसमें या आपके और फ्रेंड्स भी इसमें शामिल हैं?
So we started it off just the two of us. उसके बाद we decided to create a proper team. हमारे जो 3 projects हैं, जैसे नेहा ने अभी बताया, हमने सबके लिए heads बनाए. हमारे पास media heads हैं, हमारे पास हमारे publication heads हैं, volunteers. जैसे we have young girls who you know we sent out forms on social media कि you should join our NGO, it's for a good cause. Wow. And then people signed up. Then we made a whole team and we worked with that team. And how many people you have in your team? We have about I think 15 to 20 people. 20 people. 15 to 20. But it varies because sometimes क्या होता है कि हम volunteers की अगर application भेजें, sometimes maybe 30 volunteers will sign up. So then they also come. So they are apart from our core team. So volunteers, तो anybody can come and it's social work. So whoever wants to do it, we let them. बहुत अच्छी बात है. मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात, हमारी आज की यूथ है ना, ये आज की जनरेशन नहीं है, और आज की जनरेशन अगर ये एहसास रखती है तो फिर बहुत ही कमाल की बात है, क्योंकि यूजुअली इस उम्र के जो बच्चे हैं ना वो मोबाइल्स में और दूसरी चीज़ों में लगे हुए हैं. उनको ये एहसास नहीं है कि हम मुआशरे के लिए भी कुछ करें. लेकिन ये खैरुन्निसा NGO जो है, ये मुआशरे का क्या कहना चाहिए, जो दुख है ख़वातीन को लेकर स्पेशली कि जी उनके लिए जो काम नहीं हो रहे हैं, वो ये बच्चियाँ देख के एहसास करके कर रही हैं. मेरे लिए बहुत अच्छी मेरे दिल को ये बात लगी है, इसलिए मैं आप दोनों को बहुत प्रेज़ कर रही हूँ. और इस वक्त जो बच्चियाँ हमें देख रही हैं, ख़ास तौर पर वो भी अगर वॉलंटियर बनना चाहती हैं, इनके लिए काम करना चाहती हैं, तो इनको साइन अप करें. मुझे बताइए कि अभी इस वक्त करंटली आप लोग किस एजेंडा पे स्पेसिफिकली काम कर रहे हैं? अभी करंटली एजेंडा हमारा ये है कि हम लोग जंग में हमने इन औरतों को वे प्रोवाइडिंग देम स्किल्स कि आके जाके काम करें. तो अभी हमारे स्कूल में हम लोग इनको टेलर स्किल्स, सूइंग स्किल्स, मेहंदी वगैरह, ताकि दे कैन गो एंड स्टार्ट अप देयर ओन बिजनेसेस. क्योंकि आजकल जिस तरह की सोसाइटी है, इट्स जस्ट कि द मैन हैज़ टू वर्क. तो उस हिसाब से वी वांट दोज विमेन टू हैव दोज स्किल्स कि वो आगे जाके अपने बिजनेसेस खोलें, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में जाएँ, एंटरप्रेन्योर्स बने. तो वी आर करंटली वर्किंग ऑन दोज एंड वी हैव given those skills to more than around hundreds of women. Wow. So I feel like it's very very important because औरत एक खुद ज़ात भी तो है, सिर्फ बेटी और माँ तो नहीं ना. Absolutely. It's a ज़ात itself. Absolutely. मुझे कि आप लोग अभी करंटली किन इन एरियाज़ में काम कर रहे हैं? कि कराची में ही काम हो रहा है या कंट्री नहीं? we're from Lahore actually. अच्छा. So हमने we started it off in Lahore. अच्छा, सबसे पहला प्रोजेक्ट हमने कहा कि हम अपने स्कूल में स्टार्ट, जो हमारा कस्टोडियल स्टाफ है, we started it with them. We gave them a seminar on the importance of personal health, hygiene. We told them about women. उनको तो इतना नहीं आइडिया था, तो टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी हम जितने सिंपल वर्ड्स में उन्हें समझा सके हमने वो किया. फिर हमने उन्हें हाइजीन बॉक्सेस दिए एंड दे वर ऑल रियली हैप्पी. उसके बाद वी सेड अच्छा लेट्स टेक दिस टू अ बिगर स्केल. तो वी ट्रैवल टू झंग विच इज़ अ सिटी, इट्स नियर फैसलाबाद. तो वहाँ पे वी हैड माशाल्लाह वी हैड अ रियली बिग प्रोजेक्ट एंड दे वर आई थिंक हंड्रेड्स ऑफ वुमेन. हमने उनको सेमिनार दिया अबाउट जैसे इनके इनहेरिटेंस लॉज के बारे में. यू नो हाउ इन स्लम्स में औरतों को बिल्कुल ही जैसे कहते हैं कि डिस्कार्ड कर देते हैं. एग्जैक्टली. और उनको पता भी नहीं था, दे वर सो क्लूलेस. तो हम अपनी पूरी टीम लेके वी ट्रैवल टू झंग फ्रॉम लाहौर एंड उनको भी हाइजीन बैग्स डिस्ट्रीब्यूट किए. हमने अपने डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में अवेयरनेस दी टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी. और हमने एम्प्लॉयमेंट के बारे में हमने उन्हें ये बताया कि अपनी बेटियों को एजुकेट करना कितना ज़रूरी है, कि शादी से पहले, हर चीज़ से पहले एजुकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. तो इस वक्त करंटली आप जगहों पे काम कर रहे हैं या कहाँ ट्रैवल किया है पाकिस्तान में आप लोग? लाहौर, कराची, झंग एंड इस्लामाबाद. नाउ वी आर ट्राइंग टू डू मोर इन पाकिस्तान. पाकिस्तान के डिफरेंट और शहरों को टारगेट करना चाह रहे हैं. एबटाबाद एज वेल, क्योंकि यू सी दैट लाहौर और कराची में तो हो ही रहा है. लाहौर, कराची, इस्लामाबाद. वी वांट टू टारगेट दोस स्मॉल सिटीज़ जहाँ पे एक्चुअली रिक्वायर्ड इशू इज सो लाइक प्रिविलेंट कि वी वांट टू टारगेट दोज स्पेसिफिक कंट्रीज. अच्छा, मुझे बताएं, इस वक्त आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, लाखों लोग देख रहे हैं. हम YouTube पे भी लाइव होते हैं, हम Facebook पे भी होते हैं, सब जगह. आप बताइए कि आपको किस तरह की सपोर्ट की ज़रूरत है, हमसे भी, मुझसे भी. इनविन, अगर आप लोगों को मेरी सपोर्ट की ज़रूरत है तो आई एम इन. और अदरवाइज़ जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, जो आपकी हेल्प करना चाहें, जो डोनेशंस देना चाहें, आप बताएं कुछ कि किस तरह से कर सकते हैं. वी आर वेरी वेरी ओपन टू डोनेशंस. हम लोग फंड रेजर्स रखते हैं. अभी हमारा बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल फंड रेजर हुआ है अभी रिसेंटली, लास्ट वीक एज वेल. तो हमने ना वी आर वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू डोनेशंस. अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ये जो हमारी जो पोस्ट्स लगती हैं, जो हम लोग बोलते हैं आगे जाके, तो वी वांट दोज पीपल टू लाइक एवरीवन यूजेस सोशल मीडिया, तो आई वांट दोज टू कम ऑन. देन डोनेशंस
funding is sorry very, to very cut you important. off, it's a live program, you know ना, Yes. we are live. Yeah. चलिए मैं live, अब मैं सबसे पहले मैं खुद आपको डोनेशन देती हूँ अभी जो है, just right after this segment मैं खुद आप दोनों को डोनेशन दूंगी यहाँ Thank पर you आपके so अकाउंट में much. ट्रांसफर Means कर a lot. दूँगी। मैं खुद यहीं से इस कार्य खैर का आगाज़ करूँगी, मैं खुद सबसे पहले डोनेशंस दूँगी और अल्लाह करे कि ये सिलसिला आगे चलता चला जाए। Inshallah. Definitely. Carry on. Along with that, more or less we want this only. And I feel like कि एक बंदे को खुद जब चेंज लाए ना अपने घर में, अपने अगर स्टाफ है Yeah. ठीक है, आप उनसे स्टार्ट करो. So this is what I want to tell the whole world, to the whole Pakistan, कि आप अपनी स्टाफ से शुरू करो, फिर आप आगे बढ़ो. And obviously sign up for our forums, come work with us, ठीक है. We are हमारी अभी जो टीम है it's phenomenal, like very hard working people, all of them. I feel like उस टीम की वजह से हम लोग ये NGO चला ही नहीं सकते थे. नहीं देखिए हमारी जो यूथ है ना, इस हमारी अभी की जो जनरेशन है ये बहुत एनर्जेटिक हैं, बड़े इंथुजियास्टिक हैं, इनको सिर्फ सही डगर पर डालना है, वो जो एनर्जी है ना वो किसी पॉजिटिव जगह पे लग जाए. जैसे अब आपके फैमिली ने आपको सपोर्ट किया, ये आपकी जो एक एनर्जी थी ये कहीं पे भी जा सकती थी, आपने इसको इस कार्य खैर के लिए इस्तेमाल किया अपनी एनर्जी को. ये जो एनर्जी थी या एनर्जी को अगर आप बोलें एहसास, ये एहसास कैसे डेवलप हुआ आप में, ये कैसे आया कि मुझे ख़वातीन के लिए करना चाहिए? कोई ना कोई पॉइंट ऐसा आया होगा ना कि जहाँ पे आप दोनों ने डिसाइड किया होगा कि नहीं यार हमें करना चाहिए इन ख़वातीन के लिए. I think last कैसे year जागा? there were a lot of cases, very brutal cases. तो हम इनके बारे में पढ़ते थे. तो I am like, since I think I was a child, I have always been an advocate for women's rights. Like even घर पे भी I would always be like कि if a man can do this, why can't the woman do it? Because पाकिस्तान में एक even though people are वो awareness बढ़ रही है, but अभी तक एक वही typical सोच है लोगों की that we are trying to change. Hopefully maybe we can. But ये एहसास इसी से आया कि वो cases पढ़ के I would get really disheartened कि फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी बात जो हम डिस्कस कर रहे थे अभी भी कि जब वो नूर मुकद्दम केस हुआ, एवरीवन वाज सेइंग कि वो लड़की अपने घर से बाहर क्या करी थी. नोबडी टॉक्ड अबाउट व्हाट द मैन डिड. तो दैट वाज समथिंग दैट ट्रिगर्ड बोथ ऑफ अस एंड वी वर लाइक कि अच्छा नहीं. एंड अ स्मॉल स्टेप गोज अ लॉन्ग वे. मे बी हम इतना बड़ा चेंज अभी नहीं कर रहे, बट वी आर ट्राइंग एंड वी एनकरेज अदर्स टू ट्राई. जो आप कर रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है. एज आई सेड बिफोर कि हमारी यूथ के पास बहुत एनर्जी है, वो एनर्जी को पॉजिटिव वे में यूटिलाइज़ करें, तो आप लोग वही कर रहे हैं. सबसे पहले तो आपने ये एहसास किया ख़वातीन के लिए, यही सबसे बड़ी बात है. एहसास करना यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है. मुझे बताइए कि आपके जो डोनेशंस हैं वो किस तरह से, क्योंकि सिंस वी आर लाइव तो आप बता सकती हैं कि कहाँ डोनेशंस आपको दिए जा सकते हैं. डोनेशंस हम लोग we don't ask for them like obviously इस तरह, लेकिन we have specific accounts जहाँ वो करना ट्रांसफ़र कर सकते हैं पेमेंट्स. एंड we're बहुत like we look forward to them because currently me and Magul हम लोग since the start we've been funding more or less it's ourselves. तो obviously for a good cause we've been मतलब consistent in our funding. अभी हमने लाहौर में जब हीट वेव आई थी तो me and Magul funded ourselves बट सोलर फैंस डिस्ट्रीब्यूट किए, क्योंकि ये जो झुग्गियाँ ये सारे देहातों में दे डोंट हैव इलेक्ट्रिकल कंप्लायंसेस. तो जब ये नहीं था तो हमने एक आइडिया सोचा हुआ लाइक कि सोलर फैंस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. एंड इट वाज सच अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट और हमें इतनी दुआएं भी मिली, लेकिन वी गेव देम टू फीमेल लेड फैमिलीज वेयर द वुमेन आर वर्किंग, ताकि उनको उनकी इम्पोर्टेंस पता चले कि दे आर एज इक्वल, देयर इक्वालिटी. बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, बहुत अच्छा. मुझे ये बताइए कि मेरी टीम की तरफ से मुझे बताया गया है कि आप लोगों को NGO को रजिस्टर करवाने में हुकूमती सतह पे कोई इश्यूज़ आ रहे हैं? थोड़ा सा अभी करंटली बिकॉज हमें 1 साल हुआ था तो हमने दोनों ने डिसाइड किया कि वेल कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रजिस्टर ताकि हमें गवर्नमेंट से भी हेल्प मिले, ताकि हमें सारी हो. तो दिस इज़ वाई वी डिसाइडेड, जब आपकी इन्विटेशन आई तो हम लोग वेरी हैप्पी कि जब पाकिस्तान को पता चल रहा है तो रिप्रेजेंटेशन जब हमें मिल रही है तो डेफिनेटली वी शुड बी रजिस्टरिंग इट दैट वे. चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तशरीफ़ लाने के लिए. महागोल एंड नेहा, विश यू बेस्ट ऑफ लक. आप लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, मैं आपके साथ हूँ. जहाँ जहाँ आपको मेरी मदद की ज़रूरत हो आप मुझे कहेगा. दूसरी चीज़ ये कि हुकूमती सतह पे प्लीज़ इन बच्चियों की हेल्प करें, हमारी यूथ है. खैरुन्निसा, कुछ थोड़ा सा अगर आप पैगाम, खैरुन्निसा ट्रस्ट सॉरी अगर आप कुछ पैगाम देना चाहें अपने ट्रस्ट के माध्यम से, कुछ कहना चाहें. वी वुड जस्ट से कि हमारे जो भी एम्स हैं
we want them to be fulfilled, and obviously we've never asked for monetary donations. Even if you want to donate something like hygiene products, you want to donate clothes for women, we are open to it, and we're just trying to make a change. Whoever wants to sign up, we have our Instagram page, it's at khairunisa.pk. You can sign up, and I think social media these days is the best way to reach people. Absolutely, and absolutely. all our projects are on our social media. All the work that we do, we post it आराम से there. देख सकते हैं सोशल मीडिया पे। आप कुछ कहना चाहेंगी? खैरुन्निसा का यही मतलब है कि द बेस्ट गुडनेस ऑफ विमेन। तो आप लोग सारे, हम लोग जो आप लोगों को बता रहे हैं, आई फील लाइक कि अस मेकिंग अ चेंज विल ओनली बी प्रिविलेंट अगर आप लोग अपनी आप लोग भी शुरू करें, अपने घर से स्टार्ट करें, एंड दैट्स ऑल खैरुन्निसा इज़ अबाउट। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। आपकी एनर्जीज बहुत पॉजिटिव हैं, आप दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म पे लाइव में इस वक्त तमाम लोगों से मुखातिब हूँ। मैं कहना चाहूँगी कि ये बच्चियाँ काम कर रही हैं, प्लीज़ इनको सपोर्ट कीजिए। हुकूमती लेवल पे भी इन्हें सपोर्ट किया जाए, इनकी NGO को रजिस्टर किया जाए। जो लोग वॉलंटियर बनना चाहते हैं, इनके साथ काम करना चाहते हैं, वो भी खैरुन्निसा ट्रस्ट के साथ काम कर सकते हैं। जहाँ से भी हमारे पार्ट पे हम जो हिस्सा डाल सकते हैं, हम इनको इनकरेज करेंगे, एक्चुअली इनको मोटिवेट करेंगे, और इनके जैसे कई और यंगस्टर्स जो हैं वो मोटिवेट होंगे और आगे आएंगे। तो अब मैं लूँगी एक छोटा सा ब्रेक का टाइम हो गया है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, कहीं जाना नहीं है। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक जनाब। उम्मीद करती हूँ आपका दिन बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। ख़वातीन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ख़वातीन के कारोबार और ख़वातीन जो है हमारी पाकिस्तानी ख़वातीन की मईशत में बराह रास्त किरदार की बात करें तो पाकिस्तान में अब इसकी बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि हमारी ख़वातीन कारोबार की दुनिया में आगे आएँ और मुल्की मईशत की तरक्की में अपना किरदार निभाएं तो क्या ही बात है। जब तक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं होगी उनकी, ख़ास तौर पे ख़वातीन की, वो तरक्की की मंजिलें तय नहीं कर सकेंगे। स्टेट बैंक का दावा है कि वो पाकिस्तानी ख़वातीन को ख़ुद मुख्तार बनाने के लिए जो हैं वो गामज़न हैं, और ये दावा कितना हकीकत पर मबनी है, इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आबिद कमर साहब, जो कि हैं डायरेक्टर फाइनेंस इंक्लूजन डिपार्टमेंट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से। तो उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आबिद साहब कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। सर, ख़वातीन के ख़ुद मुख्तार बनाने की बात करें तो आज भी इन्हें मुआशी और समाजी मसाइल का सामना है। स्टेट बैंक किस तरह इन्हें सपोर्ट कर रहा है, थोड़ा सा आप शेयर करेंगे आप? जी हाँ, देखिए इसमें जैसा कि हम जानते हैं कि ख़वातीन हमारी जो ओवरऑल आबादी है उसका निस्फ़ ख़वातीन पर मुश्तमिल है, और जब तक कि इस निस्फ़ आबादी को आप उस तरह से एक्टिव नहीं बनाएंगे कि वो अपनी इकनॉमिक एक्टिविटी में हिस्सा ले सकें, हम वो तरक्की, इस तरह की तरक्की नहीं पा सकते जैसा कि हम सब जिसका ख्वाब देखते हैं। तो ज़रूरी है कि ख़वातीन को मुआशी तौर पर उनके किरदार को आगे बढ़ाने के लिए उनकी जो है वो फाइनेंशियल सेक्टर में भी शमूलियत को यकीनी बनाया जाए, ताकि जब मैं कहता हूँ कि यानी फाइनेंशियल सेक्टर में शमूलियत, तो उससे मुराद हमारी ये है कि ख़वातीन को भी ये सहूलतें या सर्विसेज हासिल हों कि वो ना सिर्फ बैंक में अकाउंट खोल सकें बल्कि बैंकों से कर्जा भी ले सकें, और इसी तरह से उनको अगर वो कारोबार कर रही हैं तो उसके लिए उनको कर्ज के मौके हासिल हों ताकि वो अपने वो कारोबार को आगे बढ़ा सकें। सो ये बुनियादी हमारा एक मकसद है कि हम चाहते हैं कि ख़वातीन की माली शमूलियत को यकीनी बनाएं, और इस हवाले से हम काफ़ी अरसे से, तकरीबन 2 दहाइयों से ये काम कर रहे हैं, और आज उसके हम कुछ खातिर ख्वाह नताइज भी देख रहे हैं। अच्छा, वैसे सॉरी टू कट यू ऑफ आबिद साहब, अभी आपने कहा ख़वातीन के लिए काम कर रहे हैं, नताइज भी आ रहे हैं। जैसे अब मैं हूँ, अगर मुझे लोन चाहिए और मैं चाहती हूँ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, तो मुझे कैसे लोन मिल सकता है और इंटरेस्ट रेट क्या होगा, क्योंकि ये तो मेन चीज़ें हैं ना? अच्छा, इसमें देखिए, एक तो ये है कि आप किसी भी बैंक में जाकर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें कोई ख़वातीन पर कोई पाबंदी नहीं है कि वो लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम ये ज़रूर है कि बैंक आपकी एक असेसमेंट करेगा जिसमें वो देखेगा कि अगर आपको कारोबार के लिए पैसा चाहिए तो आपके कारोबार की असेसमेंट करने के बाद ये फैसला करेगा कि ये आपको लोन दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता। लेकिन इसके अलावा भी इस वक्त जो है वो जो गवर्नमेंट के हवाले से कुछ स्कीम्स वगैरह भी हैं कि जिसके तहत ख़वातीन को कर्जे दिए जाते हैं बिलखसूस, जिसमें से मैं एक इस वक्त जो है एक प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस
लोन की एक स्कीम है कि जिसके तहत खवातीन का उसमें जितने भी लोन दिए जाएंगे उसमें से तकरीबन 30% जो है वो खवातीन के लिए मुख्तसर कर दिया गया। वो लोन आपको तकरीबन 0 से लेके 7% तक के रेट पर जो है वो ये मिल सकते हैं और ये कर्जा तकरीबन 5 साल के लिए है। तो एक इसमें सहूलत ये कि इस वक्त जो मार्केट में रेट्स हैं उसके मुकाबले में कहीं कम रेट पर आपको ये कर्जा मिल सकता है। इसके अलावा भी कुछ स्कीम्स हैं जिसमें खवातीन को कारोबार करने के लिए सहूलत दी गई है, जिसके तहत तकरीबन 5% की शरह पर जो है वो लोन खवातीन को दिए जाते हैं। अभी हमने हाल ही में जो है वो एक एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ एक प्रोग्राम शुरू किया है कि जिसमें बिलखसूस जो हमारे माइक्रो फाइनेंस बैंक हैं, जो कि ज़्यादातर हमारे बड़े शहरों के अलावा छोटे शहरों में या गांव देहातों में जिनकी ब्रांचेज हैं, उनके ज़रिए हम जो है वो खवातीन तक ये कर्ज की सहूलत पहुंचा रहे हैं। गरचे उसका रेट जो है वो मार्केट के रेट के बराबर है, लेकिन अहम बात यह है कि उन तक ये बैंक पाबंद होंगे कि वो कर्जे इन पैसों से सिर्फ और सिर्फ खवातीन के लिए दे सकते हैं। चलिए, तो बहुत अच्छा हो गया। अब इसमें वैसे भी कुछ दिन पहले ही खवातीन का एंटरप्रेन्योर डे सेलिब्रेट किया गया था, जिसमें उनको कारोबार करने और मुल्क में तरक्की में किस तरह से वो अपना रोल प्ले कर सकती हैं उस पर भी फोकस किया गया था। मेरा सवाल यह है आपसे कि क्या स्टेट बैंक कारोबार के आगाज़ के लिए खवातीन को आसान शराइत पर भी कर्ज फराहम कर रहा है, और इसमें जो शरह सूद है वो कितना उसमें रिलीफ मिलेगा खवातीन को? देखिए, बिल्कुल, मैं पहले तो आपको जो विमेन एंटरप्रेन्योर डे है मैं थोड़ा उसके हवाले से बता दूं कि उसी कॉन्टेक्स्ट में फिर आपके सवाल का भी जवाब देता हूं कि ये अभी हाल ही में हमने जो है वो विमेन एंटरप्रेन्योर डे मनाया था, जो कि दुनिया भर के तकरीबन 144 मुमालिक हैं जहां ये मनाया जाता है। इसका बुनियादी मकसद जो है वो ये था, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले अर्ज़ किया, एक तो था कि खवातीन की माली शमूलियत, इसको हमने प्रमोट करना था। दूसरा, हमने इसमें वो खवातीन जो कि कारोबार कर रही हैं और उन्होंने मुख्तलिफ उनकी अचीवमेंट्स हैं उसकी एक रिकग्निशन थी, और इसके लिए उनको अवार्ड भी दिए गए ताकि इनको खवातीन को इनकरेज किया जाए कि वो ज़्यादा कारोबार में आए। और तीसरा जो हमारा था कि हम उससे एक इंस्पिरेशन क्रिएट करना चाहते हैं बाकी खवातीन के लिए भी कि वो भी कारोबार में बराह रास्त शरीक हो सकती हैं, अपना कारोबार शुरू कर सकती हैं मुख्तलिफ तरह के, और इसके लिए उनकी मदद के लिए हमारे पास इस वक्त फाइनेंशियल सेक्टर में कम से कम मुख्तलिफ किस्म की सहूलियात और मदद दी जा रही है। तो ये हमारा जो है इस एंटरप्रेन्योरशिप डे को मनाने का मकसद था, और इसके तहत जो है फिर हमने बैंकों के साथ पार्टनरशिप करके इसमें बैंक्स ने मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम शुरू किए। इसमें एक प्रोग्राम था उसका जिसे हमने टाइटल किया था एम्पावरर, यानी आप उनको खुदमुख्तार बनाने के लिए उनकी मदद करें। तो इसमें बैंकों ने खवातीन को कारोबार सिखाने के लिए और किस तरह से जो फाइनेंशियल सेक्टर है, ये बैंक्स हैं, उनसे किस तरह से वो मदद ले सकती हैं, उसके लिए उन्होंने मुख्तलिफ मेंटोरशिप प्रोग्राम किए, वर्कशॉप्स किए, और जिसके नतीजे में हमने इस वक्त जो एज ऑफ टुडे हमने तकरीबन 1500 से ज़ायद खवातीन को अभी इन चंद महीनों में इसकी जो है वो तरबियत दी गई थी। तो उसका मकसद यही था कि खवातीन को कारोबार करने के लिए इंकरेज किया जाए। एक तो ये जो है उसमें एक इनिशिएटिव लिया गया था, और फिर एक और भी इसमें एक हमने खवातीन के दरमियान जो कारोबारी खवातीन हैं उनके दरमियान एक कंपटीशन भी करवाया कि उनके बिजनेस आइडिया में, और इसमें मैं आपको बताता चलूं कि इसमें हमें तकरीबन 600 से ज़ायद जो है वो आइडियाज़ जो है वो हमें मौसूल हुए थे, और फिर उसके बाद एक जो जजेस का पैनल था उन्होंने उसको शॉर्ट लिस्ट किया और हमने उसके अवार्ड भी दिए। उसमें हमने 3-4 किस्म के अवार्ड जो है वो हमने उनको दिए थे। जैसे हमने उसमें एक अवार्ड था इनोवेटिव लीडर अवार्ड, यानी जिसने कोई बहुत ज़्यादा इनोवेटिव काम किया उसके लिए अवार्ड हमने एक कंपनी को दिया। इसी तरह से सोशल इम्पैक्ट अवार्ड दिया, सस्टेनेबिलिटी चैंपियन अवार्ड दिया, और रेजिलियंस अवार्ड। इसमें मैं सिर्फ ये जैसे ये रेजिलियंस अवार्ड की बात की, तो इसमें हमने बलूचिस्तान से एक खातून थी जिन्होंने एक अपना कारोबार जो है वो मवेशियों के हवाले से एक शुरू किया था। हम जानते हैं कि बलूचिस्तान में कुछ यानी सोशल उसकी वजह से भी खवातीन के लिए खुद काम करना खासा मुश्किल होता है, और इसके अलावा उस इलाके के भी अपनी कुछ मुश्किलात हैं। तो उन सब के बावजूद
उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और ये कारोबार किया और अब आज वो कामयाबी से चला रही है, इस पर हमने उनको अवार्ड दिया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आबिद कमर साहब, डायरेक्टर फाइनेंशियल इंक्लूजन डिपार्टमेंट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। आपका बहुत शुक्रिया तशरीफ़। और बता रहे थे वो कि किस तरह सब ख़वातीन को जो आसानी से कर्ज़ा जो है वो मिल जाया करेगा, जो अच्छी बात है। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो फ़रोग़ पाएगी इससे। कुछ बात करते हैं हज पॉलिसी के हिसाब से। हज साल 2024 के लिए सरकारी और निजी काफ़िलों की तैयारियां जो हैं वो जारी हैं। रवां साल की हज पॉलिसी ऐलान के साथ ही मुल्क भर के बैंक्स में हज दरख्वास्तों की जो वसूली है वो शुरू हो गई है। हज पॉलिसी के तहत दरख्वास्त देने वाले को तकरीबन 2 लाख रुपए जमा करवाना होंगे, जबकि दूसरी किस्त कुरानदाजी के बाद वसूल की जाएगी। पॉलिसी के तहत बकाया हज की वाजिबात जो हैं वो 1 से 10 तारीख तक यानी कि 10 फरवरी तक लाजमी अदा जो है वो आपको कर देने होंगे। और रवां साल पाकिस्तान को करीबन 1,79,000 और 210 आज़ीन का कोटा मिला है और कोटे का निफ्स यानी कि 79,600 अफराज के बराबर जो है वो सरकारी और निजी तौर पर तकसीम होंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस्लामाबाद से नुमाइंदा मौजूद हैं शेर अली, और उनसे ज़रा बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। ज़रा इसके बारे में थोड़ी सी तफसीलात बताइए, हज की जो पॉलिसी अभी आई है। जी बिल्कुल, जो हज पॉलिसी है उसका अगर यानी वैसे तो काफ़ी डिटेल है, लेकिन अगर हम आम आदमी के समझने के लिए उसको बताएं तो पिछले हज में और इस हज में फ़र्क क्या है, तो वो बुनियादी तौर पे अगर कहा जाए कि उसमें फ़र्क क्या है, तो फ़र्क एक बेसिक चीज़ का है। और वो बेसिक चीज़ है इस बात के ऊपर कि अब हज जो है वो किस्तों में उसकी रकम जो है वो जमा करवाई जा सकेगी। तो हज का जो किस्तों में जमा करवाया जाना है, ये बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तानी आज़मीन हज के लिए। 2 लाख रुपए हज की दरख्वास्त के साथ जमा करवाना होंगे और 4 लाख रुपए जो है वो जो ही कुरानदाजी में नाम निकलेगा उस वक्त जमा कराना होंगे। जो बकिया पैसे होंगे, टोटल हज जो है वो 10,75,000 और 11,75,000 का है। तो उसका जो कहा जाए कि जो तीसरी किस्त है वो जब नाम निकल आएगा और तीसरी किस्त जो है वो 1 फरवरी से लेके 10 फरवरी तक जमा करानी होगी। लेकिन अगर जो एक पहली किस्त पे अगर पैसे जमा नहीं कराए जाते अगली किस्त के लिए तो 50,000 रुपये काट लिए जाएंगे, और अगर तीसरी किस्त जमा नहीं कराई जाएगी तो 2 लाख रुपए काट लिए जाएंगे, और अगर आखिरी वाली किस्त जो है वो नहीं जमा कराई जाएगी यानी 10 फरवरी तक, तो फिर जो खर्चशुदा रकम है उसको जो है वो काट लिया जाएगा। एक और जो इस हज में इंपॉर्टेंट है, ये पहले किस्तों में दरखास्तें जमा कराने का मामला नहीं होता था। यही वजह थी कि हज का जो कोटा था वो ड्रॉप करना पड़ रहा था 2 सालों से। इस दफ़ा वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर चौधरी सालक हुसैन जो हैं उन्होंने बहुत अच्छी स्कीम दी। ये बड़े अरसे से ख्वाहिश थी लोगों की फसल आती है, फसल के ऊपर 6 माह बाद जो है वो पैसे मिलते हैं, तो 2 लाख 4 लाख फिर उसके बाद 5.5-6 लाख, तो इस तरह टोटल जो है, एक तो ये बड़ी अच्छी खबर है पाकिस्तानी आज़मीन के लिए। एक दूसरी बड़ी अच्छी खबर है, वो है कि 100 हाजियों के ऊपर एक नाज़म होगा और वो घर से लेकर घर तक, यानी यहाँ इस्लामाबाद या रावलपिंडी या लाहौर जहाँ से भी है, तो वो जब जाएगा वहाँ पे हज पे तो वापस आने तक वो 100 लोगों का जिम्मेदार होगा और उससे पूछा जाएगा और उनका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ होगा, उनको सिम्स मिली हुई होंगी और उसके नतीजे में ये होगा कि पाकिस्तानी जो आज़मीन हज होंगे उनको थोड़े लोगों में टुकड़ों में मॉनिटर करके उनकी जो मसाइल हैं उनको हल किया जा सकेगा। एक तीसरी चीज जो है, जो आज़मीन वहाँ पे फौत हो जाते थे उनके लिए 10 लाख रुपए मुआवजा था उनके वर्षा के लिए, अब उसको बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। इसी तरह से जो जख्मी हैं उनको 10 लाख मिलेगा, और अगर किसी वजह से किसी को इंतहाई मजबूरी में हज किए बगैर वापस आना पड़ गया है तो उसे 2.5 लाख रुपए जो है वो वजारत हज की तरफ से मिलेंगे। कुरानदाजी जो है वो 6 दिसंबर को होनी है, 3 दिसंबर तक हज दरखास्तें जो हैं वो जमा की जा रही हैं 18 से लेके। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट इसमें चीज़ ये भी है कि जब पिछले साल जो गुजरे हैं उन सालों में जब यकमुश्त रकम जमा कराना पड़ती थी तो लोगों के पास होती नहीं थी और दरखास्तें कम जमा होती थी। अब जब 2 लाख रुपए जमा होने थे तो 11,000 से ज़ायद दरखास्तें पहले 4 दिनों में जमा हो चुकी हैं, जो कि तकरीबन 3 गुना से ज़्यादा हैं पिछले साल के 4 दिनों से। तो इस तरह से ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो माजी से जो फ़र्क आया है। और फिर इसके साथ ही साथ पासपोर्ट की एक बड़ी सहूलत जो है वो दी गई है। पहले पासपोर्ट के लिए पाकिस्तानी आज़मीन हज जो थे वो रुल जाते थे, उनको टाइम पे पासपोर्ट नहीं मिल रहे होते थे, बहुत बड़ा इशू होता था। अब हज पासपोर्ट के अलग से डेस्क कायम कर दिए गए हैं और वो इमरजेंसी में 48 आवर्स के अंदर अंदर जो है वो उनको पासपोर्ट का जो है वो हज पासपोर्ट मिल सकेगा। ये वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चौधरी सालक हुसैन ने रब्ता किया था और
मोहसिन नकवी साहब ने इस पे बड़ा एक्टिव रोल प्ले किया और उसके नतीजे में पाकिस्तानी आदमी ने हज जो है उनको ये बहुत बड़ी अच्छा अली टाइम कम है, अली टाइम जरा हमारे पास कम है। अली कोटा जो है वो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए रखा गया है स्पॉन्सरशिप स्कीम का, जिसको वो डॉलरों में पे करेंगे। इसी तरह से 30,000 जो कोटा है निजी स्कीम का स्पॉन्सरशिप का, वो पाकिस्तान के जो पाकिस्तानी यहाँ से जाएंगे उनके लिए रखे गए हैं। पिछली दफ़ा डॉलर्स का बड़ा मसला था, डॉलर जो थे वो पाकिस्तान के पास बतौर मजमूई हुकूमत के पास चेंज करने के लिए थे नहीं, बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। उसको इसाक डार साहब ने बड़ी मुश्किल से उस वक्त हल करवाया था। तो अब की बार जो है डॉलर्स का इशू नहीं है। वजारत मजहबी अमूर जो है वो ये कह रही है कि इस बार उन्हें इस प्रॉब्लम को जो है वो फेस नहीं करना पड़ रहा है। और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें कि कुछ पाबंदियों की, तो 12 साल से कम उम्र बच्चे जो हैं वो नहीं जा सकेंगे, लेकिन कोरोना वैक्सीन है, ये जो टेस्ट है वो 65 साल से जो जी ठीक है। अली शेख थैंक यू सो वेरी मच, इतनी डिटेल में हमें आपने हज पॉलिसीज़ के बारे में बताया और बड़ी आसानियां कर दी गई हैं, स्पेशली पासपोर्ट को लेके कि विद इन 48 आवर्स जो है वो आपका पासपोर्ट आपको मिल जाएगा। ये तो बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है। अब अल्लाह करे कि जितनी दरख्वास्तें गई हैं जिनकी वो अल्लाह ताला ने जिनको बुलाना है वो कबूल करे। और खैर ब्रेक का वक्त हो जाता है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, लेकिन जाना नहीं है कहीं। मैं भी अपनी चाय मंगवा लूँ ज़रा, फिर से वापस मिलकर चाय भी पियेंगे, प्रोग्राम भी चलाएंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। कराची आर्ट्स काउंसिल में एक बार फिर अदबी मेले की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के ज़ेर एहतमाम 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस 5 से 8 दिसंबर तक मुनक़िद होगी। उर्दू कॉन्फ्रेंस की तैयारियां जारी हैं। इस साल 17 साला जश्न कराची मनाया जाएगा। कॉन्फ्रेंस में मुकालमे, गुफ्तगू, कव्वाली, मौसीकी, नज़म, अदब, सकाफ़त, तालीम समेत मुशायरे का भी इनेकाद किया जाएगा। मज़ीद क्या कुछ होगा, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मारूफ समाजी और अदबी शख्सियत अहमद शाह साहब, जिन्हें दुनिया भर में उर्दू का सफ़ीर, कहीं तो गलत ना होगा क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अहमद साहब जो हैं वो उर्दू के ज़बान के लिए फ़रोग़ देने के लिए अपना बड़ा ही अहम किरदार अदा कर रहे हैं। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो सर। सर ये जो नाम है जश्न कराची, बड़ा ज़बरदस्त साउंड किया है। हम 17 साल से दुनिया में, मैं इसका बानी हूँ, उर्दू कॉन्फ्रेंस कहीं नहीं होती थी, बल्कि उर्दू को कोई बहुत अच्छा नहीं समझा जाता था और अंग्रेज़ी ज़्यादा हो गया था। लेकिन मुझे अंग्रेज़ी से बिल्कुल मोहब्बत है, नफ़रत नहीं है, लेकिन जो हमारी कौमी ज़बान है उसके लिए काम कर रहा था। इस दफ़ा हमने ये सोचा मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे हम लिटरेचर पे, सारी दुनिया के लिटरेचर पे बात करते हैं। उर्दू लिटरेचर, सिंधी लिटरेचर, सराइकी, पश्तो, पंजाबी, बलोची, सब पे। इस दफ़ा हमने जश्न कराची इसलिए रखा कि 17 साल से हम कॉन्फ्रेंस जिस शहर में कर रहे हैं, वी शुड सेलिब्रेट दैट सिटी। तो हम कराची का आर्किटेक्चर, उसकी हिस्ट्री, उसका हेरिटेज, उसके अंदर जो मौसीकार थे निज़ार बज़मी जैसे, जो सिंगर थे मेहदी हसन खान, महनाज, अहमद रुश्दी, उनको फिर इसका आर्किटेक्चर, इसके फिलंथ्रेपिस्ट, इसके सिनेमाज, इसकी मौसीकी, इसकी फिल्म, यहाँ वहीद मुराद और ये सारे लोग फिल्में बनाते थे और ये सब, और उसके साथ कराची में नज़्म गो शोरा, कराची में गज़ल लिखने वाले, कराची में नक्काद और कराची में जिन्होंने नॉवेल लिखे, अफसाने लिखे, जैसे शौकत सिद्दीकी साहब इतने बड़े आदमी थे। तो सर नाम भी तो बताएं साथ में कि कौन कौन आ रहा है, परफॉर्म कराची के मुसव्विर। दुनिया भर से लिटरेचर के लोग, तो अमेरिका से, यूरोप से, हिंदुस्तान से और बाकी मुल्कों से, जापान से जहाँ 100 साल से उर्दू पढ़ाई जाती है, टर्की से और पूरे पाकिस्तान से आ रहे हैं। इफ्तिखार आरिफ साहब, इसमें अनवर मकसूद, बुशरा अंसारी, इसमें फ़ाद मुस्तफ़ा, इसमें मायरा खान, इसमें हमायूं सईद, इसमें अदनान सिद्दीकी, इसमें शाहिद आफरीदी, जावेद मियाँदाद, इस्लाउद्दीन, दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्समैन जहांगीर खान। हम अपने शहर को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जो लोग इस शहर में बड़े लोग पैदा हुए, चाहे वो स्पोर्ट्समैन थे, वो सिंगर थे, वो आर्टिस्ट हैं, फिर सादक़ैन से लेके गुलजी, अहमद परवेज़, इन सब को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, शाहिद सज्जाद को भी कर रहे हैं। इस दफ़ा की कॉन्फ्रेंस बहुत बड़ी है, इसमें 2 आलमी मुशायरे हो रहे हैं, पूरे ग्लोब से लोग आ रहे हैं
और 2 आलमी मुशायरे हैं, कवाली है, क्लासिकल रक्स है, मौसीकी है। फिर 2 बहुत अहम हम सेशन कर रहे हैं। एक हम ग्लोबल वार्मिंग और एनवायरनमेंट पे सेशन कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा मसला यही और हमारे शहर का भी मसला है। तो उसमें समंदर की पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, कचरा, ये सब डिस्कस करेंगे। तालीम पे हमारा सेशन है। फिर औरतों का जो रोल रहा है 1977 से, मोहतरमा फातिमा जना, राना लियाकत अली खान, रुतफा, बिल्किस हेदी, इस शहर को बनाने में औरतों का जो किरदार है उसके ऊपर हमारा सेशन है। फिर हम AI पे सेशन कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, वो किस तरह को इम्पैक्ट करती है, करेगी, म्यूजिक को कैसे करेगी, क्रिएटिव लोगों को कैसे करेगी, वो जो कॉपी पेस्ट होगा और वो सारी दुनिया का इल्म उसमें डाल देगी तो फिर वो हिट कैसे करेगी सोसाइटी को, उसको करेंगे। तो कुछ 65-70 सेशन है। अच्छा। और हाँ, ज़्यादातर असल में बहुत संजीदा सेशन भी हैं और हमने नौजवानों को अपनी ज़बानों की तरफ राग़िब करने के लिए उनके सारे सुपरस्टार्स को इसमें हमने रखा हुआ है। सो ये बहुत ज़बरदस्त कॉन्फ्रेंस होगी और लोग बस आना 25-26 तारीख से लोग आना शुरू हो जाएंगे। पाकिस्तान के जो लोग दुनिया भर में रहते हैं, अमेरिका में, बरतानिया में, यूरोप में, मिडल ईस्ट में, वो अपनी छुट्टियां ही ऐसे प्लान करते हैं कि उर्दू कॉन्फ्रेंस में भी शरीक हो जाएं, अपने शहर में भी रह लें, अपने अजीज़ों से भी मिल लें, अपनी शादियां भी इसी तरह प्लान करते हैं। अच्छा। तो अब ये कल्ट हो गया है, इस शहर ने भी इसको ऑन कर लिया है और दुनिया भर के उर्दू बोलने वालों ने, चिली तक से खतूत आते हैं और अच्छा, अफ्रीका के मुख्तलिफ ममालिक से भी खतूत आते हैं। लोग उसमें पार्टिसिपेट करते भी हैं मुशायरे और उसके लिए। जी नहीं, मुशायरे के लिए सेशन सुनते हैं। अच्छा। मसलन हमारे जो बच्चे हैं इन्हें तो इस शहर का पता ही नहीं है कि 1850 से पहले ये शहर तो चंद सौ लोगों का, मछेरों का एक गांव था और ये फिर अंग्रेज़ों के आने के बाद ये शहर कैसे बना, ये पोर्ट कैसे बना, यहाँ की सड़कें कैसे धुलती थी, ये एशिया का साफ़ सुथरा शहर था। तो उस शहर को बनाने वाले कौन लोग थे और उसके लिए हम पिक्टोरियल वीडियोस, तो हम एक तरह से उसके खेल ही खेल में, इंटरटेनमेंट के बीच में अपने शहर के बारे में जानने का मौका मिलेगा। जहाँ तो आइडिया इतना खूबसूरत है, बिल्कुल हाँ। इस तरह से लोग जल्दी पिक भी करेंगे ना, जब आप उसको आर्ट की फॉर्म में दिखाते हैं तो ज़रा लोग ज़्यादा इंटरेस्ट से भी देखते हैं ना उसको। तो अभी इस वक्त कुछ थिएटर में इस तरह के प्लेज होंगे? थिएटर में सेशन होगा। थिएटर में सेशन 1947 के बाद का थिएटर ख्वाजा मोइनुद्दीन, अली अहमद साहब और बाकी जो लोग थे, कमाल अहमद रिजवी, ज़ैमुद्दीन, फिल्म पे सेशन होगा, म्यूजिक पे सेशन होगा, थिएटर पे सेशन होगा। कवाली के लिए कौन आ रहा है? कवाली तो एक ही दुनिया के सबसे बड़े कवाल है, फरीद अयाज और अबू मोहम्मद, वो आ रहे हैं, शायद कुछ और भी हों। अच्छा। और दुनिया की उर्दू के सब सारे मारूफ शायर जो दुनिया में कहीं भी रहते हैं या पाकिस्तान में, वो भी सब आ रहे हैं और नौजवानों के मकबूल तरीन शायर भी सब आ रहे हैं। मेरे ख्याल से ये शायद पहली ऐसी कॉन्फ्रेंस, आई एम नॉट रॉन्ग, कि जिसमें दुनिया से सारे शायर एक जगह इकट्ठे होने वाले हैं। ऐसे पहले मैंने कभी नहीं इससे पहले हमेशा से आते हैं। अच्छा। लेकिन इस दफ़ा उनकी तादाद, चूँकि वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के बाद कराची जो है एक एड्रेस बन गया दुनिया के सकाफती नक्शे पे, तो जो हमारे लोग थे पाकिस्तानी, उनकी मोहब्बत में भी इजाफा हुआ है कि इस शहर के बारे में सिर्फ बुरी बुरी खबरें मिलती थी। 44 मुल्क 38 दिन तक एक कहकशां सजी रही। उसके बाद तहरीक में इजाफा हुआ है कि चलो अपने शहर में चलते। और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अगर हमें पता होता कि ये शहर ऐसा है तो हम तो कभी यहाँ से माइग्रेट ही ना करते। जी हाँ। अच्छा, जब से वो आपने मेला सजाया था ना, सारे सितारे आए दुनिया भर से, उसके बाद से मुझे लगता है ज़्यादा लोगों की अट्रैक्शन टुवर्ड्स आर्ट्स आ गई है। मुझे लग रहा है लोग अब बात कर रहे हैं कि जी वो हुआ था, अब वहाँ दोबारा कुछ होगा तो ज़रूर जाएंगे। लोगों में आपने उस तरह से अवेयरनेस भी क्रिएट की है ना, अदब को लेकर, फ़न को लेकर, ये तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। ड्रामे को लेकर, रक्स को लेकर, मौसीकी को लेकर, थिएटर को लेकर लोगों में इतनी पहले नहीं थी जितनी अब हो गई है। तो ग्लोबली हुई है, अब लोग हमसे खुद कनेक्ट कर रहे हैं बहुत से मुल्कों के। अभी मैं परसों एथियोपिया के एम्बेसडर आए हुए थे, उनसे मेरी मुलाकात थी। अच्छा। वो सबसे बड़ी इकॉनमी है उन्होंने, और एथियोपियन एयरलाइन ने हमें ऑफ़र किया है कि हम आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देंगे। इसी तरह से हमें लैटिन अमेरिका से अप्रोच किया जा रहा है। इसी तरह से बोस्निया का ग्रुप है, उसने कांटेक्ट किया, अगले साल वो आएगा।
क्रोएशिया का एक पूरा ग्रुप आ रहा है, ब्राजील से, उसका बहुत स्नोबॉल इफेक्ट हुआ है। अब एक ना खत्म होने वाला सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। हर महीने हम कुछ ना कुछ सुनते और देखते रहेंगे। जब तक बुराई मुकम्मल तौर पे, जब तक दहशतगर्दी मुकम्मल तौर पे इस मुल्क से ख़त्म नहीं हो जाती, और उसके बाद भी मैं समझता हूँ कि कल्चर ही वो वाहिद क़ुव्वत है जिसके ज़रिए हम लोकली अपनी फेडरेशन को मजबूत कर सकते हैं, हम पाकिस्तान को एक मरकज़ पे जमा भी कर सकते हैं, और ग्लोबली भी हम अपना रोशन चेहरा सारी दुनिया के सामने रख सकते हैं कि जो आप हमें दिखा रहे हैं वो नहीं है। दिस इज़ पाकिस्तान, दिस इज़ कराची, दिस इज़। सर अगर एम साहब मैं बात करूं बहुत पिछली जनरेशन की, तो उस वक्त अदब और ये सब चीज़ें बड़ी हाई लेवल की थी ना, लोग बड़ा प्राइड लेते थे इस चीज़ में कि जी हाँ अदब पढ़ रहे हैं, उर्दू पढ़ रहे हैं। ये फिर दरमियान में थोड़ा सा नीचे चला गया, फिर ज़रा अंग्रेज़ी पढ़ने वाले आ गए कि जी हम, लेकिन अब दोबारा नहीं, अंग्रेज़ी भी अच्छी है, लेकिन मैं समझती हूँ जो उर्दू ये इसका सहरा मेरे सर जाता है, कहना नहीं चाहिए अपने मुँह से। इस उर्दू कॉन्फ्रेंस के ज़रिए पैराडाइम शिफ्ट हुआ है और लोगों ने शिफ्ट करना शुरू किया है। उर्दू, मीर, गालिब, अब जॉन एलिया को आप देखें कितने लोग पढ़ते हैं, और फैज साहब कितने और ज़्यादा मकबूल। अब नौजवानों के अंदर दोबारा से पोइट्री का रुझान बहुत बड़ा है। मैं यही बात कहने जा रही थी कि आपके थ्रू जो है ना वो उर्दू वापस से रिवाइव की है, लोग जो है ना अब उर्दू की तरफ राग़िब हुए, नौजवान यूथ स्पेशली। बहुत ज़्यादा। असल में प्रॉब्लम क्या थी, ये उर्दू ज़बान तो हमेशा से ही ऐसी थी, पैकेजिंग ठीक किसी ने करके अपने नौजवानों को नहीं दी, उनको ये नहीं किसी ने इस तरह से पैकेज नहीं किया कि उस जबान में उनकी दिलचस्पी पैदा हो जाए। Exactly, ऐसा ही है। तो अब ये जो पैकेजिंग अब आप पैकेज करके दे रहे हो, तो उनको अंदाजा हुआ कि इतना अजीम शान हमारी ज़बानें हैं और हमारा लिटरेचर है और हमारा कल्चर है। बे इंतहा किताबें बिक्री शुरू हुई हैं, बे इंतहा लोग अपने वापस से लोग किताबों की तरफ आए, वरना किताबें तो नापैद ही हो गई थी ना, उर्दू नापैद हो गई थी। लोग ठीक है अंग्रेजी अच्छी ज़बान है और भी ज़बानें अच्छी हैं, लोग पढ़ें, लेकिन उर्दू हमारी मादरी ज़बान है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तो रूसी ज़बान से ही मोहब्बत करता हूँ, फ्रांसीसी, लेकिन जो मेरी ज़बान है मैं तो उसको करूँगा ना, उसका प्रमोशन उसको प्रमोट करूँगा, और मैं दुनिया की सारी ज़बानों से मोहब्बत करूँगा। यही तो एक इंक्लूसिव बात है हमारी कि भाई हम भी एग्जिस्ट करते हैं। आप बहुत अच्छे हैं, आपका लिटरेचर बहुत अच्छा है, पर हम भी कुछ ऐसे कम नहीं है आपसे। अहमद शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए, और अल्लाह करे कि सदा इस तरह से कराची जो रोशनियों का शहर है ये ऐसी जगमगाता रहे। आपके थ्रू आप ही हैं अभी जो इस वक्त इसको चार चांद लगा रहे हैं, ये कॉन्फ्रेंसेज और सारी चीज़ें करके। बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। सो व्यूअर्स, आपने देखा कि वापस से सजने वाला है मेला कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू। इसमें बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, फ़न, आर्ट्स, क्लासिकल डांसेस, बहुत सारे हमारे अदबी शख्सियात और राइटर्स, अनवर मकसूद साहब, स्पोर्ट्समैन, बहुत सारे लोग जो हैं वो शिरकत करेंगे। अदरवाइज़ भी बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, तो ज़रूर ये तारीख़ों को याद रखना है। 1 से दिसंबर का जो फर्स्ट वीक है इसमें आपने कहीं नहीं जाना है, लेकिन आपने जाना है कहाँ वो आपको पता चल जाएगा। आर्ट्स काउंसिल वाले जो हैं वो अपनी डिटेल्स भी बताएंगे आपको। अभी वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद वापस आते हैं और देखेंगे प्रोग्राम में क्या बाकी है। लेट्स टेक अ ब्रेक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।